दोस्तों, आज पेश है इंस्पेक्टर मनोज और जिंदा मौत। न जाने किस प्रकार साइंस हॉल के चारों तरफ फैला सुरक्षा कवच भेद कर एक बिल्ली कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंच गई। जब तक पहुंच गई तब पहुंच कर गई थी जब वहां देश की चोटी के 8 परमाणु वैज्ञानिक देश की भावी परमाणु नीति के संदर्भ में विचार विमर्श कर रहे थे। सत्यानाश, इसकी अजीब बिल्ली है, मैंने कभी नहीं देखी, किसी तरह भाग रही है। सुरक्षा कर्मियों ने बिल्ली को भगाने की भरपूर चेष्टा की, मगर अरे, यह तो रोशनदान से भीतर प्रवेश कर गई। अब निश्चित ही कॉन्फ्रेंस हॉल में बाधा उत्पन्न होगी। बिल्ली के कूदने की आवाज सुनकर विचार विमर्श कर रहे वैज्ञानिक चौंक पड़े। अरे बिल्ली भीतर कैसे आ गई? कहीं यह किसी शत्रु देश की गुप्तचर तो नहीं जो भारत के परमाणु कार्यालय के रहस्य जानना चाहती हो? हाँ हाँ, तुम काफी दूर की सोची प्रोफेसर पोटानी। गार्ड, हटाओ इसे यहाँ से। श्रीमान, क्षमा करें श्रीमान, हमें बहुत चेष्टा की मगर वह भीतर घुसकर कॉन्फ्रेंस में बाधा न डाल दे। मगर इस ढीठ बिल्ली ने म्याऊं म्याऊं की बच्ची, भाग अब यहाँ से। बिल्ली आधे घंटे तक सुरक्षा गार्ड को चकाती रही, कभी ऊंचाई पर बने स्लेपों पर, कभी टेबलों के नीचे, कभी रोशनदान पर झूलती रही। ओह, क्या मुसीबत है! आखिर तुम इसे शूट क्यों नहीं कर देते? लगता है यही करना पड़ेगा। राम सिंह, इसे शूट कर दो। निशाना चुप था, मगर विस्फोट के से भाग्य से एक व्यक्ति मरने से बच गया। हे ईश्वर, यह सब मैंने क्या देखा! एक बिल्ली इतनी शक्तिशाली बम की भांति फटी, बाट सब कुछ तबाह हो गया। दसियों सुरक्षा कर्मी, गार्ड, भारत के श्रेष्ठ 8 महान वैज्ञानिक, कुछ भी नहीं बचा। बाहर नियुक्त सुरक्षा दलों ने सैनिक अधिकारी भी उस भयानक विस्फोट से चौंक उठे। अरे बाप रे, इतना जबरदस्त विस्फोट! और सारी इमारत के परखचे उड़ गए। फिर जैसे ही उनकी नज़र खंडर में जीवित गार्ड पर गई तो पीड़ा पड़ी तो वह बुरी तरह दौड़ पड़ा। यह विस्फोट कैसा था सर? यह बिल्ली जब उस कार में साल में भगाया न जा सका तो उसे गोली मार दी गई, लेकिन गोली लगते ही वह बिल्ली किसी शक्तिशाली बम की तरह फट गई और सब कुछ तबाह हो गया। वैज्ञानिक भी अविश्वसनीय, ऐसा न कभी देखा न सुना। दूसरे दिन केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के महान अंतरिक्ष वैज्ञानिक प्रोफेसर बनर्जी, जिसे पक्षियों का असीम प्रेम था, वह अपनी कोठी के आंगन में पालतू कबूतरों को दाना खिला रहे थे। तुम दाना नहीं खा रहे जेट, तुम बीमार लगती हो, जरा देखो तो। कबूतर का निरीक्षण करने के पश्चात, नखरे नहीं जेट, यह दवा पी लो, तुम जल्दी ही अच्छे हो जाओगे। फिर खुले आकाश में जी भरकर उड़ान भरना, कलाबाती खाना। तभी ओह बाज, शीशी, हट हट। मगर बाज कबूतर पर झपटा, उसे अपने कब्जे में ले लिया। बनर्जी के कमरे में चला गया, पंख उधेड़ने लगा। भावुक हो बनर्जी, सब देख न गया, तुम जिंदा नहीं छोड़ूंगा कमबख्त। और उसने दीवार पर टंगी राइफल उठाई और बाज पर गोली चला दी। गोली लगते ही बाज में विस्फोट के साथ कमरा खंडर बन गया और हादसे में बनर्जी के प्राण गंवाने पड़े। इन दो घटनाओं पर सरकारी मशीनरी को हिला दिया और तुरंत पुलिस अब की आपातकालीन में बैठी हुई। राजधानी पुलिस के लिए एक बहुत कड़ा इम्तिहान है। ऐसे खतरनाक वजूद है जो नहीं चाहता कि भारत में आने वाले समय में महाशक्ति के रूप में संसार के समक्ष खड़ा हो। इससे पहले 8 अणु वैज्ञानिकों की मौत, अब संसार के महानतम अंतरिक्ष वैज्ञानिक की मौत के घाट उतार दिया। उसने भारत के भावी प्रगति पर बहुत तगड़ा आघात किया है। मैं मानता हूँ वह अज्ञात अपराधी बेहद
खतरनाक होने के साथ साथ वैज्ञानिक शक्तियों से भी लैस है, फिर भी हमें उसे बेनकाब कर कानून के हवाले करना है। वैसे सबका क्या विचार है? जिस प्रकार पशु पक्षियों में विस्फोट बनाकर खतरनाक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर रहा है, क्या यह सब अद्भुत नहीं? निश्चित ही अद्भुत है सर, मगर आश्चर्य की बात तो यह है कि पशु पक्षियों को अपराधी अपने इच्छानुसार स्थान पर पहुंचते कैसे हैं? वैसे तो वैज्ञानिक ऐसे खतरनाक बम भी इजाद कर चुका है जो अक्सर आकार में छोटे होने के बावजूद अत्यंत विनाशकारी होते हैं। अपराधी ऐसे बम पशु पक्षियों के शरीर में ऑपरेशन द्वारा रखकर यह काम कर सकता है। लेकिन आप फिक्र न करें सर, हम इस दुष्ट अपराधी को जल्दी ही कानून के पंजों में जकड़ लेंगे। हमें यही आशा है इंस्पेक्टर मनोज। और उसके बाद मनोज कमिश्नर साहब से विदा लेकर बाहर निकल गए। कुछ देर बाद प्रोफेसर बनर्जी की मौत दूसरी घटना है, लेकिन तरीका वही शक्तिशाली विस्फोट जिससे प्रोफेसर का बंगला खंडर कर दिया, उसका अंत कर दिया। यह रहस्यमय अपराधी उन व्यक्तियों को हत्या करने पर तुला है जिनके योगदान भारत को एक शक्ति संपन्न राष्ट्र बन सकता है। लेकिन इस कृत्य के पीछे उसका क्या स्वार्थ हो सकता है? बहुत संभव है कि हत्यारा पेशेवर हो और किसी ऐसे राष्ट्र द्वारा भाड़े पर लिया गया हो जो भारत की प्रगति का कट्टर शत्रु हो। हर अपराध में कोई खास मकसद होता है, इस रहस्यमय अपराधी का भी कोई मकसद होना चाहिए। तीसरे दिन। यस सर, मनोज स्पीकिंग। ओ मनोज, इंस्पेक्टर जल्दी, सेठ गरीबदास का कत्ल हो गया है। व्हाट? क्या आप मशहूर उद्योगपति गरीबदास की बात कर रहे हैं? जी हाँ, मैं उसकी कोठी से उसका इकलौता लड़का विनोद बोल रहा हूँ। बड़े ही अजीब तरीके से उसकी हत्या हुई है। हत्यारा एक मेंढक था। मेंढक? आपको सब कुछ बताऊंगा, यह पत्र भी दूंगा जिसमें हमारी कोठी पर पहुंचा। अच्छी बात है, मैं पहुंच रहा हूँ। और दूसरी ओर फोन डिस्कनेक्ट होने के बाद इंस्पेक्टर मनोज इंटरकॉम पर किसी से कुछ कहा और करीब कैबिन से बाहर निकल आए। अजीब बात, एक मेंढक भी खून करने लगे। सेठ गरीबदास की कोठी पर चलो। यस सर। कुछ देर बाद। आइए इंस्पेक्टर, मैं अभागा बेटा हूँ। कुछ देर पहले आपको फ़ोन करके डैडी की हत्या की सूचना दी थी। वो लाश कहाँ है? आइए दिखाता हूँ। यह हमारा नौकर कालू, इसने उस मेंढक को देखा था। समय यह दरवाजे के पास था जब डैडी मेंढक को गोली मारी थी। क्यों कालू, क्या हुआ था? साहब अपने कागज पत्रों में बहुत व्यस्त थे, तभी एक बड़ा मेंढक टटर करता हुआ कमरे में घुसा और इधर उधर फदकने लगा। साहब मेंढक को बेहूदी आवाज़ से चिढ़ हो गई। वह बहुत भगाने पर भी वह नहीं भागा तो उन्होंने अपनी रिवॉल्वर निकाल कर चला दी। गोली लगते ही मेंढक बम की तरह फट गया और हमारे साहब। पूरी बात सुनकर इंस्पेक्टर विनोद के साथ पिता के कमरे में चल पड़ा। इसका मतलब यह तीसरी हत्या है उस रहस्यमय अपराधी के कृत्य, मगर इस बार एक सेठ दी। यह रही उनकी लाश। तो इतना जबरदस्त विस्फोट एक छोटा सा मेंढक से? मैं तो समझता हूँ रहस्यमय अपराधी भारत की प्रगति का मुख्य सूत्रधार व्यक्ति को सफाया कर रहा है, मगर इस बार उसका निशाना एक दौलतमंद व्यक्ति बना। कुछ ही देर में वहाँ फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी आ गए। उन्होंने अपना काम आरंभ कर दिया। हवलदार वीर बहादुर, जब तक फोटोग्राफ फिंगरप्रिंट वाले अपना काम करें तब तक लाश के पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। ठीक है सर। आप मेरे साथ आइए मनोज, मैं आपको वह पत्र दिखाता हूँ मुझे डैडी की लाश के पास मिला था। ओ चलिए। एक अन्य कमरे में पहुंचकर यह रहा पत्र। मनोज ने पत्र पढ़ा। सेठ गरीबदास, मेरा नाम विदरीत बेपनाह दौलत के स्वामी हो। तुम इसे इकलौती धमकी ही नहीं समझना। मुझे 10 लाख रुपये शाम 5 बजे तक प्रगति मैदान के पंडाल में नंबर 6 में पहुंचा दो, वरना मौत का एक ऐसा धमाका तुम्हारी जिंदगी के चिथड़े उड़ा देगा। जिंदा मौत। जिंदा मौत तो यह नाम है उसने अपना।
इसका इन कृतकों को करने का मकसद अब समझ में आ गया। वह सब पैसे पाने के लिए उद्देश्य से कर रहा है। ओके मिस्टर विनोद, अब इजाज़त दीजिए। आवश्यक हुआ तो तुम्हें कष्ट दूंगा। अगर इस दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी हासिल हो तो अवश्य इतला कर देना। मैं ऐसा ही करूंगा इंस्पेक्टर। एक बात और, आप हत्यारे को गिरफ्तार करने के लिए मेरी ओर से 1 लाख रुपया इनाम घोषित करवा दीजिए। मैं अपने डैडी के हत्यारे को हर हाल में फांसी के फंदे पर झूलता देखना चाहता हूँ। तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी होगी। पुलिस तुम्हारी ओर से इनाम भी घोषित करवा देगी। और मूर्ख इंस्पेक्टर। अचानक मनोज की दृष्टि सामने के रिंग लगे शीशे की ओर पड़ी। अजीब बात है, इसके चेहरे के भाव कुछ और दर्शा रहे हैं। जरूर दाल में कुछ काला है। मुझे इस पर निगाह रखनी चाहिए। अपने आप को स्मार्ट समझ रहा है, लेकिन बेचारे को क्या मालूम इंस्पेक्टर मनोज सारे के पीछे भी 2 आंखें हैं। लेकिन इंस्पेक्टर मनोज वहां रुका नहीं। हवलदार बहादुर ने उसे इशारे से जीप कोठी से बाहर निकालकर पुलिस स्टेशन की ओर दौड़ा दी। सेठ कोठी पर कुछ दूर पहुंचने पर गाड़ी रोको वीर बहादुर। हवलदार ने ब्रेक लगा दिए। क्या हुआ सर? अब जीप को स्वयं ड्राइव करूंगा। तुम सेठ गरीबदास की कोठी पर कड़ी निगरानी रखना, खासतौर पर विनोद की गतिविधियों पर। मैं ऑफिस में तुम्हारे मैसेज का इंतजार करूंगा। ओह, मेरी बात अच्छी तरह समझ गई ना तुम? यस सर। मनोज को ऑफिस में पहुंचकर हवलदार वीर बहादुर मैसेज का इंतजार करने लगा। विनोद पर कदापि शक नहीं किया जा सकता, मगर उसकी हरकत से उसे स्वयं संदिग्ध बना दिया। लगभग 3 घंटे बाद ओह वीर बहादुर का कॉल। हेलो इंस्पेक्टर मनोज स्पीकिंग। सर, विनोद प्रगति मैदान की ओर जा रहा है, उसका पीछा करो। यदि कोई खास बात देखो तो मुझे इतला करो। यस सर। और विनोद अपनी कार से प्रगति मैदान की ओर सुंदरनगर की एक खूबसूरत बंगले में प्रवेश हुई। और यह मालूम न था कि बहादुर भी टैक्सी से सीधा उसका पीछा कर रहा था। चलो भीतर चलना चाहिए। हवलदार बहादुर ने टैक्सी छोड़कर बंगले का ध्यान से देखने लगा। सलाम विनोद साहब। बहादुर, तुम्हारे साहब। अरे यार, पूछने क्या है, भीतर चले आओ ना। आओ प्यारे विनोद, लो तुम्हारे लिए भी पैक तैयार है। आज नहीं यार। क्यों, क्या हुआ? ओह समझा यार, आज तुम्हारे बाप जो मर गया है, इसलिए यह दुखी है। राजू, मजाक नहीं राजू, सॉरी यार, तुम्हारे बाप की मौत के बारे में सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। इस बार विनोद चिल्ला पड़ा। राजू भी क्रोधित हो उठा। अरे यह तेवर किसी और को दिखाना समझे क्या हो तुम अपने आप को? तेरे यही हिम्मत, मेरे टुकड़े पर पलने वाले कुत्ते। क्या कहा तूने? कुत्ता कहा मुझे? राजू अधिक पी चुका था। वह उठा, लड़खड़ाता हुआ गिलास उसके हाथ से स्थिति देखकर शंकर बीच में बचाव किया। छोड़ो यार, तुम छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहते हो। सारा नशा उतार कर रख दिया, अब इसकी और विस्की मंगानी पड़ेगी। बहादुर, साहब, जाओ बाजार से 2 सफ़ेद घोड़े खरीद लाओ। सफ़ेद घोड़े? अरे रहा ना तू भोंदू का भोंदू। सफ़ेद घोड़े वाली विस्की, वाइट हॉर्स, समझे? समझ गया सरकार, बराबर समझ गया। इसे पैसे दो विनोद। विनोद ने अज्ञात स्तर से शंकर को देखा, फिर घृणा से मुंह सिकोड़कर नौकर को 100 के कुछ नोट थमा दिए। बहादुर, 4 तंदूरी मुर्गे भी लिया ना। वाह। और जैसे ही बहादुर बंगले से बाहर निकला, हवलदार बहादुर तेजी से भीतर घुस गया। और तुम बहुत पीने लगे हो राजू। पीने को मना नहीं करता, ले मगर समय तो देख लिया करो। सुबह की पहली किरण ने मेरे पहले पैमाने को चूमा, फिर होश कहाँ रहा, बस पीता रहा। अब होश आ रहा, दोबारा पीनी शुरू कर दिया। प्यारे, हम तो इसी शराफत के आदमी हैं, पीने में समय का कोई बंधन नहीं मानते। लेकिन मुझे यह फितरत पसंद नहीं।
वो अब गुस्सा थूक भी दो यार, तुम तो अभी से कुछ बदले बदले लगते हो। लो पहले एक जाम पी लो, फिर बातचीत करेंगे। डैडी की मौत पर सैकड़ों रिश्तेदार और जान पहचान के लोग अफसोस जाहिर करने आएंगे। उनके सामने मेरे मुंह से बदबू यह अच्छा नहीं लगेगा। हमारी छोटी सी भूल भी हमारा भांडा फोड़ सकती है। अच्छी बात है, हम तुम्हें बाध्य नहीं करेंगे, तुम अभी चले जाओ, लेकिन हमें 10,000 की सख्त आवश्यकता है। बस इस चेक पर साइन करते जाओ। दो 2 दिनों में तुमने 50,000 से ऊपर चुका चुका हूँ। अब भी तुम्हारा पेट नहीं भरा तो कौन सा पहाड़ टूट गया? तुम तो करोड़पति का फायदा हुआ। तुम्हें करोड़ करोड़ों का फायदा हुआ और भी होने वाला है। हमने केवल अपनी जान की बाजी लगाई, हम क्या हज़ारों के हकदार भी नहीं है। तुम मुझे सरासर ब्लैकमेल कर रही हो। जो भी समझो, इस चेक पर साइन कर दो। हम तुम्हारे वफादार हैं विनोद। कुछ हजार रुपये के पीछे हमारी हमसे बिगड़ो नहीं। अगर हम पुलिस में तुम्हारी असलियत का पहुंचा दें तो तुम्हारा क्या असर होगा? नीच, विश्वासघाती। देखता हूँ कैसे पहुंचते हो तुम पुलिस तक। ओह, तो यह दोनों विनोद की असलियत। इंस्पेक्टर मनोज का संदेह ठीक निकला। तभी भीतर से 2 फायर हुए। एक साथ 2 चीखें वातावरण गूंजी। ओह, मुझे उसके सामने आना ही होगा। और हवलदार वीर बहादुर रिवॉल्वर निकाल कर भीतर घुसा। खबरदार विनोद। अरे यहाँ तो सिर्फ 2 लाशें हैं। विनोद कहाँ गया? ओ, कार स्टार्ट होने की आवाज़। कदाचित वह खिड़की के रास्ते से भाग निकला, लेकिन भाग कर जाएगा कहाँ? निकटवर्ती थाने में पहुंचकर हत्या की रिपोर्ट लिख देने के पश्चात हवलदार बहादुर अपने पुलिस स्टेशन पहुंचा। आश्चर्य, कितने आश्चर्य की बात है सर, एक शहर में एक धनी और संभ्रांत नागरिक इस तरह निश्चित हत्या कर रहा है, जबकि हमारा विचार था कि इसके पीछे किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय अपराधी का हाथ है। मगर क्या मालूम था कि वह अपराध एक ऐसा व्यक्ति कर रहा है जो पुलिस को ब्लैक लिस्ट में भी नहीं है। तभी मुझे बचा लीजिए इंस्पेक्टर मनोज। अरे, मशहूर जोहरी सेठ हीरामल जी, आप इस कदर घबराए हुए क्यों हैं? तसर्रुफ रखिए। मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है इंस्पेक्टर साहब, मुझे बचा लीजिए। यह पत्थर इंस्पेक्टर पढ़िए, फिर आप सब समझ जाएंगे। इंस्पेक्टर ने कागज की तह खोली। सेठ हीरामल, तुम्हारे शहर में मेरे नाम का बैंड बज रहा है। मैं वही हूँ जिसे तुम्हारी पुलिस को जिंदा मौत के नाम से जानती है। आज शाम ठीक 7 बजे प्रगति मैदान के पंडाल नंबर 6 में 2 लाख रुपये लेकर पहुँच जाओ। बदले में तुम्हें जीवन दान दूंगा, वरना मौत, जिंदा मौत। अब आप ही बताइए इंस्पेक्टर साहब, मैं सिर्फ नाम का ही सेठ हूँ। 2 लाख रुपये किस प्रकार जुटा पाऊंगा? मुझे उस जालिम से बचा लीजिए इंस्पेक्टर, मुझे मरना नहीं है प्लीज़। आप घबराइए नहीं सेठ जी, आपको कुछ नहीं होगा, पुलिस आपकी पूरी हिफाजत करेगी। इंस्पेक्टर मनोज ने योजना बनाई और सेठ हीरामल को उस योजना के तहत काम करने के लिए राजी किया। ठीक है इंस्पेक्टर, मैं ब्रीफकेस लेकर पंडाल नंबर 6 के नियमित समय पर पहुंच जाऊंगा, लेकिन मेरी सुरक्षा की जिम्मेवारी आपकी होगी, आप बेफिक्र रहिए। सेठ हीरामल वहां से चला गया तो मनोज ने 2 हवलदारों को बुलाया। तुम दोनों सिविल ड्रेस में सेठ जी की सुरक्षा करोगे? यस सर। उनके जाने के बाद अब परिस्थितियां दिलचस्प मोड़ ले रही है। वीर बहादुर, एक ऐसा शख्स जिसके अचानक करोड़ रुपए की दौलत हासिल हो गई और 2 हत्याएं कर डाली। फिर वही शख्स यह जानते हुए कि देश भर की पुलिस उसे तलाश रही है, किसी सेठ साहूकार की हत्या की धमकी देकर 2 लाख रुपए मांगता है। यह बात जस्ती नहीं। करोड़ों की दौलत का स्वामी क्या इतना बड़ा खतरा मोल ले सकता है? यदि आपका अभिप्राय है कि विनोद और वह रहस्यमय कातिल अलग अलग वजूद हैं, तो बिल्कुल इन परिस्थितियों में जो यही सोचा सकता हूँ। खैर, सेठ गरीबदास की कोठी पर चलें, बाकी मालूमात वहीं करेंगे। मगर विनोद और उसके साथी की बातचीत विनोद द्वारा किसी रहस्य
को छिपाने अथवा असलियत तक न पहुंच देने के लिए की गई 2 हत्याएं उनके किस जुर्म की ओर इशारा करती हैं? यह संभव अपने पिता के खून किया हो। इसी साजिश में उसके दोनों मित्रों भी उसके साथ हैं। अपने पिता की हत्या से उसे क्या लाभ हो सकता है? पिता का दौलत पर वह स्वयं इकलौता वारिस है। अवश्य ही था, लेकिन उसकी मौत के पश्चात, पहले नहीं। यह भी संभव है विनोद और उसके पिता में कोई अनबन रही हो, या विनोद यह एहसास हो गया हो उसके पिता दौलत से उसे बेदखल करने वाले हैं। बहरहाल ये बात हमारी अटकलें भी हो सकती हैं। यानी एक बारूदी मेंढक विस्फोट से सेठ गरीबदास की मौत होना मनगढ़ंत कहानी थी। इसी सत्यता का पता लगाने के लिए हमें सेठ गरीबदास की कोठी पर ना जा रहे हैं। संभव है कालू नौकर के रूप में तसंदित गवाह भी फर्जी ही हो। अगर सेठ गरीबदास की मौत की कहानी मनगढ़ंत है तो तसंदित गवाह भी फर्जी होना लाजमी है। और सेठ गरीबदास की कोठी पर पहुंचकर उसकी भेंट शोक श्रीमती दास से हुई। श्रीमती गरीबदास, सेठ जी की मौत से संबंध में अपने नौकर कालू से कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आप उसे बुलाएंगे? लेकिन वह तो कुछ देर पहले महीने भर की छुट्टी लेकर अपने गांव चला गया। ओह, क्या आप उसके घर का पता बता सकती हैं? अवश्य। वैसे वह दिल्ली के पास ही गांव रामपुर का रहता है। सिर दी उसकी जीप रामपुर गांव की तरफ दौड़ी। वीर बहादुर, मुझे संदेह है कालू भी हत्या न कर दी गई हो, इसलिए जीप की गति बढ़ाओ और सिर दी उसके गांव पहुंचो। ओह। करीब 25 मिनट पश्चात कालू के घर के आगे ग्रामीणों की भीड़ लगी थी और कालू की लाश आंगन में पड़ी थी। बाबूजी, हम गरीबन की किसी को कोई दुश्मनी हो सकत, जाने किस जालिम ने इन्हें मार डाला। धीरज रखो बहन, जिस किसी ने भी तुम्हारे पति की हत्या की है, पुलिस उसे ढूंढ निकालेगी, फांसी होगी, देखना। आवश्यक पूछताछ करने के पश्चात मनोज और हवलदार बहादुर एक साथ वहां से चल पड़े, जबकि स्थानीय पुलिस अपनी कार्रवाई वहां पहुंच गई थी। सर, क्या यह हत्या भी विनोद के खाते में जाएगी? हवलदार बहादुर, मुझे लगता है कोई कई बार हमें उलझन में डाल रहा है। कोई बार वह नहीं चाहता कि हम किसी ठोस सूत्र तक पहुंचे, इसलिए वह हत्या जैसी गिरी हुई हरकतें कर रहा है। मैं जानता हूं सर, आपका कोई विचार अर्थहीन नहीं होता, मगर आपके संदेह का कोई अर्थ मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर इन परिस्थितियों में विनोद की हत्या हो जाए तो क्या निष्कर्ष निकालोगे? अरे नहीं, अगर ऐसा हुआ तो मामला मानना पड़ेगा कि हम शुरू से ही गलत दिशा में अग्रसर थे। लेकिन 2 हत्याएं तो उसने की हैं। उसे तुमने उस शंकर और राजू की हत्या करते देखा था? नहीं, आंखों से तो नहीं देखा, मगर कमरे में 3 शख्स थे। कहीं 2 गोलियां मारकर हत्या कर दी और तीसरा गायब हो गया अथवा भाग निकला। लेकिन स्पष्ट है कि हत्या उसी भागने वाले अर्थात विनोद ने की होगी। क्या यह नहीं हो सकता कि उस वक्त एक रहस्यमय व्यक्ति कमरे में घुस आया, उसी ने दोनों की हत्या कर दी और विनोद का अपहरण कर लिया हो? ओह, अगर वास्तव में ऐसा हुआ तो कहना पड़ेगा कि सब कुछ नाटकीय अंदाज में हुआ है। बहरहाल जो भी हो, हमें इतना मान लेते हैं कि विनोद और रहस्यमय नरसिंह हत्यारे के 2 अलग अलग शख्स हैं। फिलहाल तो हमें रहस्यमय वजूद की तलाश में तशरीफ करने चल रहे हैं, जिसमें प्रगति मैदान के मामले संभावना है कि 5:30 बजे हम वर्दी उतार कर सादे कपड़े में 7 बजे तक प्रगति मैदान पहुंचना है। इंस्पेक्टर मनोज हवलदार बहादुर 7 बजे से कुछ मिनट पूर्व ही प्रगति मैदान के पंडाल नंबर 6 में पहुंच गए, लेकिन अब वे सादे वेश में थे। अरे, यहाँ क्या है सर? प्रगति मैदान में व्यापारी मेले तथा विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियां तो लगती हैं, मगर आज तो यहाँ शहर भर के दर्जनों
धनी संप्रांत और शक्ति संपन्न लोग प्रदर्शनी लगी है। सचमुच आश्चर्य बात है, सभी के चेहरे बता रहे हैं यह सब किसी अज्ञात भय से पीड़ित है। कहीं ऐसा तो नहीं सर, जिंदा मौत ने इन सबको पत्र लिखा या बुलाया और इनके जीवन दान देने के लिए इनके दौलत मांग रहा हो, क्योंकि इनके हाथों में बिरके से जिसे संभव रुपये होंगे। निश्चित यही बात होगी। बहरहाल इसी तरह छुपकर हमें आगे का ड्रामा देखना है। कुछ देर बाद इन धनी लोगों का प्रदर्शन में सेठ हीरामल भी शामिल होने वाले हैं, क्योंकि जिंदा मौत उन्हें 7 बजे का पंडाल में बुलाया है। वहां जाते ही वे आते ही होंगे। हम तब तक पहुंचने वाले इकलौते धनी। जब तक सब ने सोचा होगा कि पुलिस चक्कर में पड़कर अपनी जान क्यों फजीते में डाले। अगर सेठ हीरामल भी हम तक पहुंचने की अपेक्षा इन रईसों की भांति सेठ दौलत वेट चढ़ा कर जिंदा मौत से छुटकारा पाने की सोचते तो संभव है कि हम इस कांड का अभ्यास तक न होता। तभी पंडाल के भीतर एक नामी गुंडा राखी नशे में धुतर लहराता हुआ प्रवेश हुआ। वेरी गुड, तुम लोग सब पहुंच गए। गुड इवनिंग सेठ साहब। राखी पंडाल में देखकर सब कानाफूसी होने लगी। हर कोई शंकित था। राखी, क्या तुम यहाँ पहुँचने का निमंत्रण मिला था? मुझे निमंत्रण किसी भाई माई के लाल की हिम्मत नहीं है मुझे जो भी पहुँचने से रोक सके। तुम सब लोग स्वयं मेरे आदेश पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। चलो सब लाइन बना लो। लाइन? हाँ लाइन। सुना नहीं बहरे हो तुम? क्या जिंदा मौत का खौफ नहीं है तुम्हें? इंस्पेक्टर मनोज और वीर बहादुर चुप कर यह सब देख रहे थे। सर आप सुन रहे हैं ना? हाँ सुन रहा हूँ, देख भी रहा हूँ। क्या फटाफट लाइन लग गई। जैसे सभी राशन बांटने वाले के आश्चर्य की बात है, यह एक सड़क साहब गुंडा जो अपने आप को जिंदा मौत घोषित कर रहा है, और वह भी किसी दिलेरी से, जैसे कानून और पुलिस की अस्तित्व का उसे कोई भय ना हो। कहीं ऐसा तो नहीं यह टटपूंजी ऐसा दिखने वाला, सड़कों का आवारागर्दी करने वाला लोफर वास्तव में जिंदा मौत हो। लेकिन इसलिए मेरे ख्याल से तो इसी समय से तो बोच लेना चाहिए, नहीं फिलहाल तमाशा देखते रहो। राखी ने कागज पर बनी लिस्ट निकाली। जैसे देखकर वह धनी सेठों से पैसा बटोरने लगा। सेठ रतनलाल, 4 लाख आप गिन सकते हैं? पूरे 4 लाख हैं। ठीक है, करोड़ धोखा धड़ी करोगे तो जीवन समाप्त हो जाएगा। संपतलाल, तुम्हें सस्ते में छूट रहे हो, इसलिए सिर्फ 1 लाख रुपए ही लिखा है। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। जो ठहरा सरकार, यह लीजिए, इसमें पूरा 1 लाख है। आइए हीरालाल जी, बस जल्दी कीजिए, बस तुम्हारा इंतजार था। रकम लाए हो? हाँ इसमें है। सेठ हीरालाल योजनानुसार ब्रिटिश में केवल कागज लाया था। वह बहुत घबराया हुआ था। तुम जरूरत से ज़्यादा घबराए हुए हो। इसमें रुपये हैं ना? ठहरो देख लेता हूँ, क्योंकि तुम्हारी घबराहट मुझे धोखा धड़ी की बू आ रही है। वह बिल्कुल खोलना चाहता था, तभी एक जीप पंडाल में घुस आई। ओह, आ गए तुम, जल्दी ही ये सारे ब्रिकेट्स लाद लो। सारे ब्रिकेट्स जीप में रख के तो राखी सेठ हीरालाल के ब्रिकेट्स को रखने से पहले बोला, इसकी चाबी दो सेठ। सर हमें अविलंब कर रखते थे, कर देना चाहिए। ब्रीफकेस खोलते ही हीरालाल के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। अच्छी बात है, मैं राखी और उस आदमियों को संभालता हूँ, लेकिन तुम बाहर जाकर पुलिस के छितराए हुए आदमी को सावधान कर दो। तब तक राखी ने सेठ हीरालाल का ब्रीफकेस खोल लिया। ओह, तो यह तुम्हारे रुपयों की धोखाधड़ी, जिंदा रहने का हक नहीं है, गोली मत चलाना। तभी खबरदार राखी, पुलिस ने पंडाल को चारों ओर से घेर लिया। भलाई इसी में है, खुद को कानून के हवाले कर दो इंस्पेक्टर मनोज। लेकिन तभी इंस्पेक्टर मनोज, रिवॉल्वर फेंक दीजिए, वरना सेठ को दुनिया से कुछ कर दूंगा। तभी भयानक आश्चर्य घटना घटी। पंडाल के एक कोने से बड़े बड़े चूहे की फौज प्रकट हुई। ईश्वर, इतने चूहे! वो मेरा दिल कहता है यह जबरदस्त खतरा है, लेकिन यह विस्फोटक चूहे विस्फोटक न हो। मुझे तुरंत पंडाल से बाहर निकल जाना चाहिए। फिलहाल
तो सुरक्षा यही एकमात्र तरीका है। मगर सेठ हीरा लाल और उसके हाथाया अपराधी राखी हे ईश्वर इन चूहे के निकट आते जा रहे हैं। अब मैं क्या करूं? सेठ हीरालाल के प्राण बच सके और राखी से भी निपटा जा सके, अगले ही पल यही ठीक रहेगा। और फिर इंस्पेक्टर मनोज ने 3 सेकंड से भी कम समय में 3 दिशाओं में चमक रही मरकरी बल्लपों को पिस्तौल का निशाना बनाया, जिससे पंडाल में गलफोड़ अंधेरा छा गया। भागो बाहर भागो सेठ हीरामल जी भागिए। सौभाग्य से यह सब काम इंस्पेक्टर मनोज ने ठीक समय पर ही कर दिया, क्योंकि कुछ ही देर सेकंड पश्चात पंडाल में दिल दहला देने वाले विस्फोट आरंभ हो गई। सर, पंडाल में क्या हुआ? यह विस्फोट कैसे? सैकड़ों की संख्या में बारूदी चूहे पंडाल में न जाने कहां से आ गई। बारूदी चूहे? हाँ, विस्फोट टकुनी में हो रहे हैं, क्योंकि उनकी संख्या सैकड़ों में थी, इसलिए अभी कुछ देर तक विस्फोट होते रहेंगे। हे भगवान, सब कुछ इतना विचित्र और अद्भुत है, अविश्वसनीय है। मगर उस पंडाल की इमारत में साधारण सतर की रही होती तो अब तक खंडर हो गई होती। फिर भी काफी नुकसान पहुंचा है। सेठ हीरामल राखी, वह जीप की और उसका ड्राइवर, अन्य व्यक्तियों न जाने किस हालत में होंगे। सर देखिए सेठ हीरामल जी, भगवान का शुक्र है सुरक्षित है। आओ। अरे आप घायल है सेठ जी? मेरी चिंता छोड़िए, इंस्पेक्टर मामूली जख्म है, उन्हें पकड़िए। वे दोनों जीप के साथ वे जीप से दक्षिण की गेट की ओर भाग निकले। वे रुपया ले गए। ओह, जीप की ओर दौड़ो हवलदार। अगर वह दक्षिण गेट से निकल गए तो निश्चित ही वे तिलक मार्ग की ओर भागे होंगे। और घटना से तो लगता है सेठ टटपूंजी राखी ने अपने अपराधी सतर की प्रगति कर ली है। नहीं, यह उसका मस्तिष्क हरगिज नहीं हो सकता। निश्चित ही उसके पीछे कोई अन्य शक्ति है। इंस्पेक्टर मनोज ने वायरलेस पुलिस गश्ती जीप को इस घटना की सूचना दी। सिर दी पुलिस अनेक जीप, अन्य वाहन, कथित जीप की जोर शोर से तलाश करने लगी। आखिर वह इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया? इन परिस्थितियों में राजधानी से बाहर निकलना संभव नहीं है। जीप कच्चे रास्ते पर की ओर मोड़ देना, अत्यधिक संख्या में घने पेड़ों के कारण यह क्षेत्र जंगल जैसा है। इस मार्ग में पड़ने वाला यह ऐसा स्थान है जहाँ कोई अपराधी आसानी से छिपने की बात सोच सकता है। आपका अंदाजा गलत नहीं है सर। वो देखिए, उन तरफ पेड़ों के झुंड में। गुड, जीप यहीं रोको। वे पेड़ की आड़ में पैदल ही जीप की ओर बढ़े। वे निश्चित होकर बैठे होंगे। उन्हें सपने में भी गुमान नहीं होगा कि पुलिस यहाँ भी पहुँच सकती है। मैं बाईं ओर से नजर रखूंगा, तुम दाईं ओर से। हो सकता है जीप से उतरकर वह कहीं झाड़ियों या पेड़ पर छुप जाए, इसलिए सावधान रहना। उनके पास हथियार भी है। यस सर। थोड़ी देर बाद, खबरदार, भलाई इसी में है कि चुपचाप जीप से उतर जाओ और अपने आप को हमारे हवाले कर दो। कमाल है सर, यह तो आंखें फाड़े हमें देख रहा है जैसे मर गया हो। तभी इंस्पेक्टर मनोज चौंका। यह तो सचमुच ऐसा ही है। हे भगवान, इसकी भी हत्या! खतरा, शायद खतरा भाप कर अपराधी ने इसे अपने मार्ग से हटा दिया। और इधर देखो, सारे ब्रिकेट्स खाली पड़े हैं। अपराधी लाखों रुपए ले उड़ा। ओह, अब तो यकीन आ गया होगा कि रहस्य में मौजूद राखी नहीं था। अगर होता तो इस कदर मार न गया होता। हाँ, मगर वह कौन है? तभी इंस्पेक्टर मनोज
चकोर सी चमकीली वस्तु पड़ी। अरे वह क्या है? अरे यह तो विनोद का ड्राइविंग लाइसेंस है। लेकिन इस प्रदीप में कहाँ से आया? विनोद का ड्राइविंग लाइसेंस का मतलब? तभी कहीं पास से फायर हुआ। दोनों उछलकर पेड़ की ओट में हो गई। फायर उस ओर से हुआ। सर, मैंने उस पेड़ के पीछे एक साया देखा है। मौत का उपहार दोस्तों। अगली कॉमिक्स है दोस्तों ये।